अजीब सा नशा छा जाता था। लेकिन इन गोलगप्पों को खाने के बाद किसी को कभी याद नहीं रहता था कि उसने पैसे दिए थे या नहीं, या वो घर कैसे पहुंचा था। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि चुड़ैल अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों की याददाश्त और ऊर्जा सोख लेती थी, उन्हें खोखला कर देती थी। गांव में कई ऐसे लोग थे जो पहले बहुत खुशमिजाज और मेहनती थे, लेकिन चुड़ैल के गोलगप्पे खाने के बाद वे सुस्त, उदास और गुमसुम रहने लगे थे। उनके परिवार वाले चिंतित थे, पर उन्हें कोई कारण समझ नहीं आता था। गांव में एक नया परिवार आया था, जिसमें एक युवा और निडर लड़का था, जिसका नाम था करण। करण शहर से आया था और इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। वो हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखता था। एक दिन शाम को जब वो गांव की गलियों में घूम रहा था, उसकी नजर पीपल के पेड़ के नीचे लगे गोलगप्पे के ठेले पर पड़ी। ठेले पर एक धुंधली सी आकृति बैठी थी, जो किसी बूढ़ी औरत जैसी लग रही थी। गोलगप्पे की महक हवा में घुल रही थी और करण खुद को रोक नहीं पाया। उसकी जिज्ञासा उसे उस ठेले की ओर खींच ले गई। वो ठेले के पास गया और उसने गोलगप्पे वाली चुड़ैल से एक प्लेट गोलगप्पे मांगे। चुड़ैल ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसे गोलगप्पे दिए। उसके हाथ की उंगलियां लंबी और पतली थीं और उन पर अजीब से नक्श थे। करण ने पहला गोलगप्पा खाया और उसे लगा जैसे उसने आज तक ऐसा स्वाद कभी चखा ही नहीं था। पानी की तीखी और खट्टी बूंदों ने उसके मुंह में एक अनोखा स्वाद भर दिया। वो इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने एक के बाद एक कई प्लेट गोलगप्पे खा लिए। जब उसका पेट भर गया तो उसने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन चुड़ैल ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। बेटा, पैसे की कोई बात नहीं, चुड़ैल ने एक अजीब सी आवाज में कहा। तुम बस कल फिर आना। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जो करण को हल्की हल्की नींद का एहसास दिला रही थी। करण ने सिर हिलाया और अपने घर की ओर चल दिया। उसे घर तक का रास्ता धुंधला सा याद था, जैसे वो सपने में चल रहा हो। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे पिछली शाम का कुछ भी ठीक से याद नहीं था। बस गोलगप्पों का वो अद्भुत स्वाद उसकी जुबान पर अटक गया था। उसे लगा कि शायद रात को ज्यादा खा लिया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगली शाम करण फिर से ठेले पर पहुंचा। इस बार उसने और गोलगप्पे खाए और वही अनुभव दोहराया गया। उसे कुछ याद नहीं था कि उसने कब पैसे दिए और कब वो घर वापस पहुंचा। उसके चेहरे पर हल्की उदासी छाने लगी थी, पर उसे इसका कारण नहीं पता था। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। करण हर शाम गोलगप्पे खाने जाता और अगली सुबह उसे कुछ याद नहीं रहता था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने करण को चेतावनी दी, बेटा, उस चुड़ैल के चक्कर में मत पड़ो, वो तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। गांव के सरपंच श्री रामनाथ ने तो उसे साफ साफ कहा, देखो बेटा, उस औरत ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। जो उसके गोलगप्पे खाता है वो धीरे धीरे अपनी सारी खुशियां और याददाश्त खो देता है। तुम शहर से आए हो, समझदार हो, हमारी बात मानो। लेकिन करण उनकी बातों को अनसुना कर देता था। उसे लगता था कि ये सब पुरानी कहानियां हैं। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन गोलगप्पों की लत इतनी हावी थी कि वो खुद को रोक नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे पड़ने लगे थे और उसकी पहले वाली चुस्ती फुर्ती गायब होती जा रही थी। एक रात करण जब गोलगप्पे खाकर लौट रहा था, उसे रास्ते में अपने पुराने दोस्त अमित से मुलाकात हुई, जो एक तांत्रिक का शिष्य था। अमित एक शांत और बुद्धिमान लड़का था, जिसे जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक शक्तियों का कस आया। यार, ये जंगल कितना घना है, फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा, आकाश ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। उसकी आवाज में चिंता साफ छलक रही थी। हम तीन दोस्त, मैं, अर्जुन, आकाश और रीना, एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ गाड़ी चला रहे थे। हमारा प्लान था वहाँ एक पुराने मंदिर के पास रात बिताना, जहाँ से शहर की टिमटिमाती रोशनी इतनी खूबसूरत दिखती थी कि लगता था जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। लेकिन जैसा कि हर रोमांचक सफर में होता है, हमारा जीपीएस सिग्नल खो गया और हम एक अनजान घने जंगल के बीचों बीच फंस गए। सूरज ढल रहा था और पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे अंधेरे की चादर बिछा रहा हो। देखो, वो आगे एक पुरानी कुटिया है, रीना ने अपनी टॉर्च की रोशनी एक तरफ घुमाते हुए कहा। उसकी आवाज में थोड़ी राहत थी, पर साथ ही एक अजीब सी उत्सुकता भी। लगता है वहीं रुकना पड़ेगा, रात होने वाली है। कुटिया वाकई पुरानी थी, इतनी पुरानी कि उसकी लकड़ी की दीवारों पर मोटी काई जम गई थी और छत भी आधी गिरी हुई थी, जैसे वक्त ने उस पर बेरहमी से वार किया हो। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी नमी और मिट्टी की पुरानी गंध घुली हुई थी। हम जैसे ही अंदर घुसे, हमारी टॉर्च की रोशनी में कुटिया के अंदर का नजारा और भी भयावह लगा। बीच में एक पुराना टूटी फूटी लकड़ी का चूल्हा था, जिस पर धूल की मोटी परत बिछी थी, और कोने में एक टूटी हुई चारपाई ऐसे पड़ी थी जैसे किसी ने उसे जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। भाई, यहाँ तो पक्का कोई चुड़ैल रहती होगी, आकाश ने हल्की हंसी के साथ मजाक उड़ाया, लेकिन उसके चेहरे का रंग और आवाज की कंपन बता रही थी कि वो खुद भी डरा हुआ था। हमने अपने बैग्स रखे और जल्दी से आग जलाने का इंतजाम करने लगे। सूखी लकड़ियां मुश्किल से मिली, लेकिन जैसे ही आग जली, उसकी मंद रोशनी में हमने कुटिया की दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब निशान देखे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने लंबे नुकीले नाखूनों से दीवारों को खरोचा हो। रीना ने उन निशानों को छूकर देखा।
ये तो बहुत पुराने लगते हैं, जैसे किसी जानवर के नाखून हो या फिर कुछ और। रात गहरी होती जा रही थी और जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। सिर्फ झींगुरों की कर्कश आवाज और पत्तों की हल्की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। हम आग के पास सिमट कर बैठ गए और अपनी पुरानी भूतों की कहानियां सुनाने लगे ताकि डर को भगा सके। लेकिन तभी हमें बाहर से एक धीमी सी सिसकारी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में हो या फिर किसी गहरी साजिश में। सुना तुम लोगों ने? आकाश ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। हम सब एकदम चुप हो गए। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। हम सब एकदम चुप हो गए और बाहर की तरफ कान लगाकर सुनने लगे। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और तेज और डरावनी थी। ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो या शायद एक अजीब तरीके से हंस रहा हो। एक अजीब सा ठंडा डर हम सब के अंदर तक बैठ गया। ये तो पक्का भूत है, रीना ने कांपते हुए फुसफुसाया। मैंने हिम्मत की और धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ा। धीमी आवाज में दरवाजा खोला और अपनी टॉर्च बाहर की तरफ की। रोशनी में मुझे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ घने पेड़ और उनकी लंबी विकृत परछाइयां जो हर पल अपनी शक्ल बदलती हुई लग रही थी। जब मैं अंदर आया तो रीना ने घबराकर कहा, देखो आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया है। डर गया क्या? आकाश ने अपना गला साफ किया। मैं डर गया? तुम लोग हो जो डर रहे हो सकता है कोई जंगली जानवर हो या हवा का शोर हो। उसकी आवाज में बनावट साफ महसूस की जा सकती थी। हमने अपनी कहानियां सुनाना बंद कर दिया और आग के पास एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए, मानो गर्मी से नहीं बल्कि एक अनजाने डर से बचने की कोशिश